जय हिंद स्टूडेंट्स, फटाफट एक और हम लोग वीडियो देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी का, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आज के एग्जाम के लिए। चैप्टर जो है वो है विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो एक अर्ध विकसित देश अफ्रीका में पाए जाने वाले चौपाए जिराफ की भांति है। अर्ध विकसित देश को तुलना किया गया है चौपाए जानवर से जो दक्षिण अफ्रीका में पाए थे। ये कथन है प्रोफेसर सिंगर का। फिर आगे, अर्ध विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? अर्ध विकसित देश में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। ये हमको याद रखना है, जो अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ पे? तो अर्ध विकसित देशों में। ठीक है, यह परिभाषा किसने दिया है कि अर्ध विकसित देश वे हैं जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोपीय देशों की प्रति व्यक्ति ऐसे कम है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है और ये हकीकत है। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय कम होता है ना, उसे ही हम लोग बोलते हैं अर्ध विकसित देश। जिसका बढ़ रहा हो विकासशील हो जाता है, जिसका बढ़ा हुआ हो बहुत ज़्यादा हो विकसित देश हो जाता है, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अर्ध विकसित देशों में निम्न स्तरीय जनसंख्या साम्य जाल पाया जाता है। यह कथन है लिबेनस्टीन का। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इससे पहले योजना आयोग था, जिसको चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया। बम्बई योजना प्रस्तुत की गई है 1943 ईस्वी में। बम्बई योजना कब प्रस्तुत किया गया? 1943 ईस्वी में। इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं सबको कवर करने का कोशिश किया है। एक बार आप लोग गेस्ट पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, श्री एम विश्वेश्वरैया ने सन 1934 में किस पुस्तक में योजना की प्रथम रूपरेखा तैयार की थी? तो ये हो जाएगा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, भारत विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था इसी पुस्तक, यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्षीय कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो नई आर्थिक नीति। बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो नई आर्थिक नीति के 3 अंग हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति का घोषणा हुआ था जुलाई 1991 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति का घोषणा हुआ था जुलाई 1991 ईस्वी में। नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया। नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया 1985 ईस्वी में। नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया 1985 ईस्वी में। अगला है विदेशी मुद्रा प्रबंधन। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है जून 2000 ईस्वी में लागू किया गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जून 2000 ईस्वी में लागू किया गया। आगे है नियोजन काल में भारत का औद्योगिक विकास। तो प्रथम योजना अवधि में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि जो हुआ था वो हुआ था 7.4%। प्रथम योजना अवधि में औद्योगिक उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ था? 7.4%। आगे है वर्ष 1997-98 में जीडीपी में उद्योग का हिस्सा था तो 24.2%। 97-98 में जीडीपी में उद्योग का हिस्सा, यानी कि जीडीपी जो भारत का है उसमें उद्योग कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन दिया था? तो 24.2%। आगे है सन 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उद्योग थे? तो सन 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उद्योग थे। आगे है औद्योगिक विकास की वार्षिक दर बढ़ाने के लिए उपाय अपनाना चाहिए। औद्योगिक विकास की वार्षिक दर को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? तो ये 2 उपाय आप अपना सकते हैं। पहला, उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग, यानी कि आपके पास जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका आप 100% यूज कर लेंगे। दूसरा, आधुनिक तकनीक यानी कि मॉडर्न टेक्निक का आप प्रयोग कर लेंगे। तीसरा, मानवीय संबंध में सुधार। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत में औद्योगिक नीति। तो भारत में औद्योगिक नीति वर्ष 1991 में लागू हुआ था। भारत में औद्योगिक नीति कब लागू हुआ था? वर्ष 1991 में। आगे है वर्तमान में जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है उनकी संख्या कितना है? तो 15 है। वर्तमान में जिन उद्योगों के लाइसेंस लेना अनिवार्य है उनका संख्या कितना है? 15 है। आगे 1991 की औद्योगिक नीति में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी पूंजी की सीमा को कर दिया गया था। उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में, तो इसका हो जाएगा 49%।
देखिए आर्थिक विकास हम लोग किसे कहते हैं, तो आर्थिक विकास का मतलब उस प्रक्रिया से होता है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। विदोहन का मतलब अधिकतम उपयोग हो जाता है, ठीक है। इससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर क्या होता है, वृद्धि होती है। निरंतर वृद्धि के साथ साथ दीर्घकालिक वृद्धि भी होती है। इन्हें हम लोग बोलते हैं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे आर्थिक विकास की विशेषता, तो आर्थिक विकास की विशेषता में आता है आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है। आगे है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि। ये आर्थिक विकास की विशेषता हो कि ज़्यादा समय अब लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है, ठीक है। आगे है आर्थिक समृद्धि का अर्थ समानता लिया जाता है, तो अधिक उत्पादन से। आर्थिक समृद्धि का जो अर्थ होता है वो होता है अधिक उत्पादन से, ठीक है। ब्राइट सिंह ने आर्थिक विकास की परिभाषा दी है, तो सर्वांगीण विकास के लिए। ब्राइट सिंह ने आर्थिक विकास की परिभाषा दिया है सर्वांगीण विकास के रूप में। चलिए, प्रायः अल्प विकसित देशों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अल्प विकसित देशों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है आर्थिक विकास। अल्प विकसित देशों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि क्या है, तो एक मात्रात्मक संकल्पना है। आर्थिक समृद्धि क्या है, तो एक मात्रात्मक संकल्पना है। आर्थिक विकास क्या है, तो गुणात्मक संकल्पना। ये याद रखिए, आर्थिक समृद्धि क्या है, तो मात्रात्मक संकल्पना, और आर्थिक विकास क्या है, तो गुणात्मक संकल्पना, ठीक है। मेयर व बाल्डविन के आर्थिक विकास की परिभाषा में सम्मिलित किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि। बाल्डविन की आर्थिक विकास की परिभाषा में किसको शामिल किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि को। चलिए, भारत में कृषि एवं कृषि नीति, तो प्रथम कृषि गणना 1970 ईस्वी में हुआ था। प्रथम कृषि गणना कब हुआ था, 1970 ईस्वी में। नई कृषि नीति की घोषणा हुआ था 28 जुलाई 2000 ईस्वी में। नई कृषि नीति की घोषणा कब हुआ था, तो 28 जुलाई 2000 ईस्वी को। आगे भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह कथन किसका है, तो भारतीय योजना आयोग का। भारतीय योजना आयोग ने भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा है। आगे है भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में पलता है तथा ऋण में ही मर जाता है, ये कथन किसका है, तो कृषि मूल्य आयोग का। भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में पलता है तथा ऋण में ही मर जाता है, यह कथन किसका है, तो कृषि मूल्य आयोग का, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तो वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, तो 122 मिलिट्री हेक्टेयर। चलिए आगे है, भारत में कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है, तो भारत में जो कृषि की निम्न उत्पादकता है उसका एक जो सबसे प्रमुख कारण है वो भूधारण प्रणाली में दोष, फिर जोत का आकार, कृषकों का अत्यधिक प्रगतिवादी दृष्टिकोण, ये सब कृषि निम्न उत्पादकता का कारण है। आगे है, भारत में कृषि उत्पादकता का स्तर निम्न है, क्योंकि प्रति श्रमिक उत्पादकता के आधार पर, और दूसरा प्रति हेक्टेयर उत्पादन की मात्रा के आधार पर। आगे भारत में कृषि के पिछड़ेपन का कारण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जोतों का अनार्थिक आकार, कृषक की ऋणग्रस्तता, उचित कृषि मूल्य नीति का अभाव, इन सब वजह से कृषि का पिछड़ापन है। आगे देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है, 37%। देखिए कितना अधिक योगदान है। आगे 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है, तो 55.4%। उससे आगे है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान, सकल घरेलू उत्पाद में 22.2% इसका योगदान है, ठीक है। चलिए आगे है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, तो भारत का जो आबादी है उसका 58% कृषि कार्य में संलग्न है। आगे है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है, तो 52.7%। जितना भारत के पास भूमि है उसका आधा से थोड़ा अधिक कृषि कार्य में संलग्न है। आगे भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है, तो 1/3 1/3। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो नहर। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, नहर। आगे भारत में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है, तो 67% भाग केवल वर्षा पर निर्भर होता है, इसलिए इसे मानसून का जुआ कहता है। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम
स्रोत है। सर्वप्रथम स्रोत ये कुआं व नलकूप, सबसे अधिक नहर सर्वप्रथम कुआं व नलकूप। आगे है दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले जो प्रवेश करता है वो करता है केरल में। ठीक है, तो इसको एक दो बार आप सुन लीजिए, आप गाड़ी में जाते जाते भी इसको सुन सकते हैं, तो एग्जाम में आसानी से आप ऑप्शन देखकर टिक कर सकते हैं। तो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक से शेयर कर दें ताकि सबको मिल जाए, क्योंकि अभी पता होगा कि नहीं होगा सर वीडियो अपलोड किए होंगे कि नहीं किए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।